और इसीलिए हमने अनेक संगठन बनाए, क्योंकि संघ का कहना है कि हमारा संगठन सर्वस्पर्शी होना चाहिए, यानी समाज के हर वर्ग पर हम पहुँचे, उनके पास हम पहुँचे। समाज का कोई भी वर्ग ऐसा न रहे जहाँ संघ न पहुँचे, संघ का स्वयंसेवक न पहुँचे। क्यों? क्योंकि जब स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था और उसमें दो धाराएं काम कर रही थी, एक क्रांतिकारी थे और दूसरे सत्याग्रही। तो उस समय संघ के जन्मदाता उन्होंने सब प्रकार के लोगों के साथ काम किया, क्रांतिकारियों के साथ भी काम किया, और जो उस समय की एक संगठन तो नहीं कहते, एक एओ ह्यूम ने एक सेफ्टी वॉल बनाया था। उनको लगा था कि ये बड़े बुद्धिजीवी लोग समाज में जाकर के आज़ादी की संघर्ष के लिए बड़े बड़े आख्यान देते हैं, बड़ी बातें फैला करके उनको उनके अंदर एक तरीके का संघर्ष करने की वो बात जगा रहे हैं, तो इनको एक जगह इकट्ठा करो, आपस में बहस कर लिया करें, चले जाया करें। वो बनी कांग्रेस एओ ह्यूम की। तो सब उसके अंदर जुड़े और अपने संघ निर्माता डॉक्टर केशव राम हेडगेवार भी उसमें गए, काम किया। लेकिन बाद में ये लगा कि ये जो क्रांति का विषय है ये एक व्यक्ति के बलिदान तक सीमित है। आज हमने लड़ा, किसी को मारा और हमारे ऊपर गोली चली, हम भी मर गए। दूसरा, ये समाज के कई वर्गों को जो है ऊपर, किसी को नीचे करना चाहता है। जब ये स्थिति आई तो डॉक्टर साहब ने वो भी छोड़ दिया। विचार एक था कि हमारा समाज, हमारा देश वो पराधीन क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे पराधीनता के। तो अब तो हम सब जानते हैं कि हमारा आपसी मतभेद, एक दूसरे से सहयोग न करने की भावना। अगर सीमा पर एक राजा युद्ध कर रहा है विधर्मियों से, विदेशियों से, दूसरा उसकी सहायता के लिए नहीं आता, तो इस कारण आपस में समन्वय और एक दूसरे से सहकार न करने के कारण हम हारे, और हारे फिर हम उनके गुलाम बन गए। तो संघ ने इसलिए सोचा कि इस समाज को एक संगठित मजबूत इकाई बनाने के लिए ये जितने भेदभाव हैं वो हमको दूर करने। हमने अपने गीत में भी रखा सामाजिक सद्भाव सुरक्षा, सब कुछ हम करेंगे, संगठन में भी करेंगे। हमने जो सब कुछ लिया वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से ही लिया है, और वही विचारधारा यहाँ पूरे समाज के क्षेत्र में हम सैनिक लोग काम करने के लिए आए। हमारा काम ऐसा है बाकी संगठनों से, और हम में अंतर क्या रहता है, कुछ चीज़ें भी इतिहास के बारे में बताऊंगा। अंतर ये रहता है कि हम परिवार भाव से काम करते हैं। हमारे जितने संगठन हैं हम परिवार भाव से काम करते हैं। कोई ऊपर है, कोई नीचे है। परिवार में क्या है, एक बड़ा है, बुजुर्ग है, वो कभी कभी बेकार भी नाम देता है, कोई गलती नहीं, तब भी हम सुन लेते हैं। तो जो परिवार भाव अपने आप में रहता है तो कोई किसी की बात का कोई मलाल नहीं करता, कोई उसको कष्ट या दुख नहीं होता। अगर समय मिले तो अगर अगले ने गलती की है तो उसको पॉइंट आउट। इसी सोच से एक समय आया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस शक्ति का, जो एक अनुशासित शक्ति है और समाज के हर क्षेत्र में कार्य करने की दक्षता जिसमें है, उस सैनिक का एकत्रीकरण एक जगह इकट्ठा किया जाए और उसको समाज के सुधार में, देश को, जैसे हमने 3 नारे दिए, सेवा, साहस और सम्मान, तो हम सेवा देश की करेंगे। और उस समय तो एक विचार आया था, अब बता दूं, जो उस समय जो अंतर्गत विचार आया था कि हमारे कार्यकर्ता, ये जो आतंकवादी घटनाएं बहुत हुआ करती थी, तो हमारे कार्यकर्ता एक वहाँ पर इन्फॉर्मर के रूप में भी काम कर सकता है। पूर्व सैनिक है तो वहाँ हमारा सैनिक है तो वो उस घटना की, वहाँ क्या ब्रीवअप हो रहा है, कौन बाहर से लोग आके रहने लगे हैं जो यहाँ के निवासी नहीं थे, इसकी जानकारी करेगा। इसकी जानकारी अगर ज़्यादा विस्फोटक है तो आगे बढ़े, और इस तरह समाज के अंदर हम एक सुरक्षा का भाव पैदा करेंगे अपने कार्यों से। और इसलिए
हमारे कई प्रकार के कार्य पहले भी चल रहे थे। कुछ लोग, जैसे मैं ही एक संगठन में 1984 से काम कर रहा था, जब से एयरफोर्स से रिटायर हुआ, और एक उस समय का वो अखिल भारतीय संगठन भी था, लेकिन वो आंदोलन जीवी था। वो आंदोलन के ऊपर उनका सारा कार्यभार था, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, ये थोड़े दिन चलता है और उसके बाद सब थक कर बैठ जाते हैं। ऐसा हुआ कि 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें कानपुर में, जहाँ मैं रहता था, एक कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण, उनको टिकट दिया गया। चूँकि फौजी थे, वैसे चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन संघ ने आदेश किया तो उन्होंने भरा अपना पर्चा। तो मेरे को भी कहा गया कि आपका यहाँ फौजियों में बहुत पकड़ है, और मैं भी उस समय खूब छपता था अखबारों में, ये धरना, वो प्रदर्शन, ये डीएम के यहाँ, वो आरबीआई में धरना, कहीं कचहरी पे धरना, कहीं सोल्जर बोर्ड सेक्रेटरी की प्लेट तोड़ देना, उसकी मेज तोड़ डालना, खूब उधम मचाए थे। तो हम भी बहुत प्रसिद्ध थे वहाँ, हमारा संगठन भी। तो लोग आए, बोले भाई फौजियों में आपकी पकड़ अच्छी है, आप द्रोण जी फौजी हैं, उनका जो है समर्थन करिए। तब हमारा परिचय आया कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण से, एक नगर के संचालक थे उस समय। तो एक बार हमारे प्रांत प्रचारक श्री प्रताप नारायण मिश्र जी कानपुर आए, उन्होंने द्रोण जी को बुलाया। द्रोण जी को कुछ कहा होगा, उन्होंने कुछ पूरे सैनिक के बारे में बात करनी है। द्रोण जी ने हमको बुला लिया। वहाँ हमको कहा गया कि एक पूर्व सैनिकों पर एक रिपोर्ट चाहिए, एक पेज में, और 20-25 कापियाँ, और शाम तक हमको दे दीजिए। मैं उस समय बहुत एकदम, जैसे वो विद्यार्थी होता है ना, नेट का, नीट का, बहुत ज़्यादा तेज़ था पूर्व सैनिक मामले में। फटाफट गया और बनाया, और साइक्लोस्टाइल, तब वो कंप्यूटर टाइपिंग नहीं होती थी, साइक्लोस्टाइल कराया, 20-25 कापी शाम को लाके दे दिए। फिर हम भूल गए। 91 में क्या हुआ कि दोबारा चुनाव, तो नहीं चली सरकार केंद्र की, 89 में चुनाव हुए थे। कौन था कौन नहीं था मैं इसमें नहीं था। 91 में जब दोबारा चुनाव हुए तो द्रोण जी जीत गए। और उसके बाद एक पहली बैठक कानपुर से करीब 60-70 किलोमीटर होगा, उरई एक जगह है, वहाँ बैठक हुई, वही प्रताप नारायण मिश्र जी ने कराई। वहाँ कुछ बातचीत तय हुई, नीतियाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसके बाद फिर मेरठ में हुई, और कई जगह ऐसी बैठकें हुई जिनमें मैं नहीं गया, क्योंकि आपको बताऊं, मैंने तो कमांडर जायसवाल को बोल दिया था कि भाई मुझसे एक काम लो, 10 काम नहीं, मैं चुनाव का भी काम करूं, बैंक यूनियन का मैं महामंत्री था उत्तर प्रदेश का, उसका भी काम करूं, और वो भी बैंकों में हमारी यूनियन बीएमएस की कमज़ोर है, भारतीय मजदूर संघ की, तो वामपंथी ज़्यादा हावी है, तो उनके बीच में मजदूरों की सेफ्टी देना बड़ा कठिन काम था। फिर मैं कहीं बाहर जाता नहीं था, एक बार बैंक की बैठक में जाता था, दोबारा पूर्व सैनिक सेवा परिषद में, दोनों अल्टरनेट बांट लिया था। इसके बाद कई मीटिंगें हुई। फिर ये हुआ कि कमांडर जायसवाल जी को शायद संघ ने चुना और उनको नियुक्त किया, पूर्णकालिक के रूप में आप कार्य करेंगे और संगठन का निर्माण करेंगे। जायसवाल जी कानपुर आए तो संघ कार्यालय से एक लड़का उनको स्वयंसेवक लेके आया। मैं बड़ा चौंका, मैंने उससे पूछा, हाउ डू यू नो माई हाउस। वो एक क्रिश्चियन मिशनरी था किसी समय, और उसको करीब 28 देसी विदेशी भाषाओं का ज्ञान था, बड़ा तगड़ा मिशनरी था, और संघ के साथ में आकर के बड़ा कट्टर स्वयंसेवक बन गया। उसने नाम बदल के, सोलोमन से बदल के सुमन रखा। तो वो सुमन लेके आया। मैंने कहा, सुमन हाउ डू यू नो माई हाउस। तो उसका जैसे स्टाइल है, नो सुमन नोज एवरीथिंग। तो जायसवाल जी पहली बार घर आए, उसके बाद काम शुरू हुआ मिलने जुलने का, और लोग भी जुड़े, और उसके बाद फिर काम शुरू हुआ संविधान निर्माण का। संविधान निर्माण में अपने मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी जी, वो भी सांसद थे उस समय, तो द्रोण जी के साथ शुक्रवार की रात को आ जाते थे उनके घर कानपुर में, शनिवार को पकड़ के हमको लेके साथ में लखनऊ, जायसवाल जी वहीं होते थे। बहुत दिन तक ये सिलसिला चला। एक दिन मैंने कहा खंडूरी जी से, भाई आप मेरा शनिश्चर हाफ डे होता है बैंक में, आप मेरा हाफ डे छुट्टी करा देते हो, फुल डे संडे को रखो या तो फुल डे रखो। एनीवे वो कौन सुनने वाला था। तो संविधान का निर्माण हुआ और रजिस्ट्रेशन हुआ
92 में पूर्व सैनिक सेवा परिषद के नाम से संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसमें उत्तर प्रदेश नहीं था, आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद, ना उत्तर प्रदेश ना कुछ। और उसका कार्यालय अपने जायसवाल जी का घर ही था देहरादून में, डिफेंस कॉलोनी। तो वहाँ तक होने के बाद फिर उसमें मुझे उन्होंने कोषाध्यक्ष बना दिया, क्योंकि मैंने कहा मैं कुछ काम नहीं करूँगा, आपका संगठन खड़ा हो गया, अब आप संभालो, आप जानो। तो जैसे भाई साहब बैठे हैं, ये तो प्रचारक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स जानते हैं, और वो बोले तुमको करना क्या है, तुम तो बैंक में हो, तुम हमारे कोषाध्यक्ष बन जाओ बस। मैंने भी सोचा यार कोषाध्यक्ष बनने में क्या, बैंक में हो, यहीं अकाउंट खुलवा देता हूँ, यही पैसा जमा करना, यहीं से दे देना। हम भी बातों में आ गए, और उसके बाद कोषाध्यक्ष बना के उन्होंने जो कराया सब कुछ कराया। तो अब आपको बताएं, जो हमारा सेवा साहस सम्मान संविधान बन गया, इसके बाद फिर 95 में आपको याद होगा कि इधर अपने दिल्ली में हाँ विज्ञान भवन में, नहीं ये तो वहाँ था सूरजकुंड के पास, नहीं वहाँ एक शिक्षालय था, वहाँ बैठक हुई थी 95 में। ऑल इंडिया की पहली बैठक 95 में हुई दिल्ली में, हाँ सूरजमल बिहार, ठीक, शिक्षा सदन, हाँ। तो वहाँ करीब 12 या 13 प्रांतों से लोग आए थे, और राजनीतिक लोग भी आए थे, मुख्यमंत्री वहाँ के दिल्ली के। ये इसके बाद फिर ऑल इंडिया का संविधान बना 1999 में, 1999 में संविधान बना। इस दौरान जब तक दिल्ली में कार्यालय नहीं हो गया, कानपुर का एक ही काम था, पैसा इकट्ठा करना, जायसवाल जी को देना। प्रवास कहाँ से करेंगे, पैसा कहीं था नहीं, तो जो हम इकट्ठा करते थे वो उनको रेमिट कर देते थे, ये प्रवास करो। और आज हम सोच भी नहीं सकते हैं, जायसवाल जी भयंकर अस्थमेटिक थे। जब पहली बार आए तो भी उनके हाथ में इनहेलर था, क्योंकि मेरे बेटे को भी अस्थमा है, तो मैं समझ गया कि भाई साहब को ऐसा है। उस स्थिति में भी उन्होंने कभी एसी में ट्रेवल नहीं किया। जैसे संघ के कार्यशैली है कि जो संघ के प्रचारक या कोई चलते हैं तो रास्ते में ड्यूटी लग जाती है, कानपुर में स्वल्पाहार कोई स्वयंसेवक दे जाएगा, खर्चा नहीं करना, पैसे बचाने, और स्वयंसेवक का परिचय भी होगा आगे। और कहीं भोजन के समय गाड़ी पहुंची तो भोजन पहुंच जाएगा, एक नहीं 4-4, 5-5, 6-6 लोगों का भोजन पहुंचता है। जायसवाल जी भी वही करते थे, एक पैसा नहीं खर्च करते थे, पैसा था ही नहीं, तो ऐसे ही भोजन और चाय पानी हम लोग पहुंचाते थे उनको। और ये समझ लीजिए कि उन्होंने संगठन को पूरे देश में फैलाया। गांधी जी थोड़ा बाद में आए हैं सहायता के लिए, लेकिन जायसवाल जी ने उस शारीरिक स्थिति से, अब इसका क्लाइमैक्स देखिए, जब 2005 में महासम्मेलन कानपुर में पहला हुआ, ये हुआ कि कानपुर से शुरू हुआ है संगठन, तो कानपुर में महासम्मेलन किया जाए। तो कानपुर में महासम्मेलन हुआ तो एक दिन जायसवाल जी संकारालय में थे, बोले ये जरा दवाई ले आओ मेरी। तो मैं गया मेडिकल स्टोर पे, उसने जो दिया तो एक इंजेक्शन था। मैंने कहा ये इंजेक्शन क्या है? बोले किसको लगाना? मैंने कहा जरा एजिड सज्जन हैं, सुपर सीनियर हैं। बोले हाँ उनको कमजोरी होगी, ये इंजेक्शन लगा लेंगे तो 24 घंटे तक शरीर में चैतन्यता रहेगी। यानी वो शरीर अक्षम होते हुए भी शरीर में एक्स्ट्रा मेडिसिन लेकर के और वो काम कर रहे थे मास में। ऐसे लोगों ने त्याग करके इस संगठन को खड़ा किया है। और जब हमारे जैसे लोग कुछ अन्यथा सुनते हैं इधर उधर तो कष्ट तो होता है। तो ये संगठन 1999 में अखिल भारतीय बन गया और इसमें फिर जो है इसका बढ़ाव शुरू हुआ प्रांतों में। और अब आप देखते हैं अब उद्देश्य क्या है संगठन का। उद्देश्य आपने अपने नारों में दिया है सेवा, साहस और सम्मान। लेकिन अगर सैनिक को कोई जानेगा नहीं तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा?
अब अगर वो जानता नहीं कि ये सैनिक हैं, ये ईमानदार होते हैं, ये कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ये जो भी काम लेते हैं पूरा करते हैं, ऐसे आपके गुणों को अगर वो जानता नहीं समाज, तो आप पर विश्वास कैसे करेगा? तो संगठन ने तीसरा हित पहले लिया, सैनिक हित। क्या किया? हमने एयरफोर्स डे, आर्मी डे, ऐसे दिन मनाने शुरू किए जिसमें सर्विंग सेना के लोगों को भी हम बुलाते थे। अपनी जो श्रेणी है संघ की, सिविलियंस की, वो भी आती थी, और नॉर्मल हमारे जो मेंबर थे थोड़े सिविल के, वो भी आते। और उस समय हमारा सारा साज सज्जा व्यवस्था का काम जो हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के शिक्षक होते थे शिव मंदिरों के, वो बेचारे करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई था ही नहीं, कार्यकर्ता ही नहीं था उस समय तक, काम करना था। तो हमने क्या किया कि सैनिक को पहले जानो, सैनिक है क्या, उसको समाज में उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करना। दूसरा काम फिर हमने क्या किया, 1971 के युद्ध का कहीं कोई जिक्र ही नहीं, 25 साल होने आ गए। इतना बड़ा युद्ध, इतनी बड़ी विजय, और उसका किसी को कुछ पता ही नहीं। फौजी लड़ते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं, छुट्टी हो गई। भाई हम ही नहीं कहेंगे कुछ तो कैसे होगा, सरकार नहीं करेगी तो कुछ तो कैसे होगा। तो हम लोगों ने तत्कालीन रक्षा मंत्री से गुहार लगाई कि ये हमको इस दिन को मनाना चाहिए, खुशी का दिन है, हमने दुश्मन को हराया है। रक्षा मंत्री ने मना कर दिया कि हमारा पड़ोसी नाराज हो जाएगा। बहुत दिन तक हम पड़ोसियों से डरते रहे। उसके बाद फिर जो राष्ट्रपति थे, शर्मा जी थे, क्या नाम पूरा, शर्मा जी, हाँ, उनसे हम लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो 25 साल बाद 1971 के युद्ध का शौर्य दिवस, विजय दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया। लोगों को पता लगा कि सैनिकों ने कुछ किया है। अखबार पढ़ा चला, उन दिनों क्या था, वो ऑल इंडिया रेडियो था, वो BBC लोग सुनते थे। BBC क्यों भारत की बड़ाई करेगा, ऑल इंडिया रेडियो को कोई सुनता नहीं था, क्योंकि उसको ऑल इंदिरा रेडियो नाम दे दिया था लोगों ने। तो ऐसी स्थितियों में किसी को क्या पता लगेगा क्या हुआ। तो अब उसके शुरू हुआ मनाना। फिर हमने कहा कि भाई इतने से काम नहीं बनेगा, तो हमने आज़ाद हिंद फौज को लाइव किया, जिंदा किया। हमने एक यहाँ पर 2002 में एक एकत्रीकरण किया। तब हमारी सरकार थी केंद्र में, हमें सांस्कृतिक मंत्रालय ने पूरा सहयोग दिया। जितने INA कैडेट्स थे दुनिया में जहाँ भी थे, उनको बुलाया दिल्ली में, और 2 दिन का वहाँ उनका कार्यक्रम रहा। बहुत लोग खुश हुए, जैसे आज हम और वकील दादा एक साथ मिले तो खुश हो गए, बुढ़े लोग दो। तो कहाँ कहाँ से, कब से, कौन कौन थे, उनको मिलाया। ये शुरुआत थी। उसके बाद हमने 1857 से 150 साल बाद 2007 में एक यात्रा निकाली मोइरंग तक, दिल्ली से मोइरंग। मोइरंग किसी को पता ही नहीं, मणिपुर किसी को पता ही नहीं क्या है, कहाँ है। तो वो यात्रा निकाली पहले कुछ लोगों ने ही, हमारे बीच में उसमें से कुछ कई लोग नहीं हैं, और उसको झंडा यात्रा नाम दिया था। जो मेरठ वेरठ होती भी एक गई थी, जो 150वीं पर 1857 की मनाया था। तो इस प्रकार से हमने आज़ाद हिंद फौज को हाईलाइट करना शुरू किया। और बाद में स्थिति ये आई कि मोइरंग को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं रहा, इतनी संख्या वहाँ जाने लगी। उनका पर्यटन भी बढ़ा, जबकि वहाँ जानते थे वो कि ये संघ के लोग हैं, वो कांग्रेसी सरकार थी, लेकिन वो सारी मदद करते थे। तो मोइरंग को हाईलाइट किया, और आज़ाद हिंद फौज उसके नाते हाईलाइट हुई। आज़ाद हिंद फौज के 26,000 सैनिक जो शहीद हुए, उनका समाज में नाम गया कि आज़ादी खाली हमको दे दी, हमें आज़ादी बिना खट बिना ढाल नहीं मिली है। इसमें बहुत सारे लोगों का बलिदान नहीं थे, बहुत सारे लोगों का बलिदान। तो आज़ाद हिंद फौज को हाईलाइट किया। और वहीं का नहीं, मोइरंग का, जो पोर्ट ब्लेयर में जो अपनी आरजी हुकूमत थी आज़ाद हिंद फौज की, जिसके पास कोई लैंड नहीं था इंडिया में, तो जापान ने वो ज़मीन जीत करके भारत को दे दिया था 30 दिसंबर को
1944 शायद 1944 ही है। तो उसको भी हमने मनाना शुरू किया। हमारी टोली वहाँ जाती थी, वहाँ के लोगों को लेकर के। अब आप देख लीजिए जो हमने काम उठाए, वार मेमोरियल की डिमांड थी हमारी, वार मेमोरियल बन गया। मोदी जी पोर्ट ब्लेयर भी गए उसी 30 दिसंबर को, है ना। तो पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने तवांग की यात्रा शुरू की, फिर इधर आपके कारगिल यात्रा शुरू की, यानी सैनिकों के सम्मान को जनता के बीच में दिखाना, लाना, बताना कि ये सैनिक है, इस प्रकार से बलिदान हुए हैं लोग, इस प्रकार देश की रक्षा करते हुए लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं। तो संगठन ने सबसे पहले सैनिक का सम्मान बढ़ाने का काम किया, क्योंकि अगर उसका सम्मान समाज में नहीं होगा तो सामाजिक कार्य क्या करेगा, उसकी मान्यता क्या होगी। और उसके बाद आपको सबको पता है, सब ने तमाम और काम शुरू किए हमारी तमाम छोटी छोटी इकाइयों ने, और वो शिक्षा का हो, लोगों को स्कॉलरशिप देने का हो, हमारे संगठन ने शुरू किया। कई सारे काम हमने अपने यहाँ से शुरू किए। अब उद्देश्य तो अब आपको समझ में आ गया कि पूर्व सैनिकों की इतनी बड़ी शक्ति, जो 60,000 करीब उस समय हर साल रिटायर होते थे, इतनी बड़ी शक्ति को जो नियोजित करना था और उसको राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में उसको संचालित करना था, कि वो गलत दिशा में, जैसे कुछ लोग भ्रमित होकर चले गए हैं, गलत दिशा में ना जाएं। वो देश प्रेमी हैं, राष्ट्र पे उन्होंने अपने जीवन निछावर करने की प्रेरणा से उन्होंने सेना ज्वाइन की थी, बच के आ गए, यही उनका है ना। वो एक हमारा गीत है, बलिदान हुए जो तुझ पर माँ, वो पूजा उनकी पूरी है, पर नरमुंडों की माला जो अब भी रह गई अधूरी है, हम अपना शीश पिरो कर माँ, वो माल तुझे पहना देंगे, माता का मान बढ़ा देंगे। तो हम उस प्रकार के लोग हैं। और बाकी आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए कब कहाँ क्या हुआ, एक किताब हमारी डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने लिखी थी, सैन्य चेतना के 10 वर्ष, वो आपके दिल्ली में उपलब्ध है। एक अभी जो रजत जयंती हमने मनाई थी, तो एक सैन्य चेतना के बढ़ते कदम, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। ये आप अपने पास, आपके जिला में कम से कम जिला इकाई के पास तो होनी चाहिए अपना साहित्य। तो इस प्रकार की चीज़ें आप मंगा करके अपने यहाँ रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भाव ये है, इस पूरे ग्रुप को जो एक अनुशासित, सुशिक्षित और देश प्रेमी एक वर्ग है, उसको राइट डायरेक्शन में, देश निर्माण की दिशा में लगाना, देश को विध्वंस करने की दिशा में नहीं। मेरे ख्याल से मैं इतनी बात कह के, और इसमें अगर किसी को कभी बाद में कुछ पूछना हो मेरे से व्यक्तिगत, या अगर कोई सत्र हो मुक्त चिंतन का, तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं बहुत भूलता हूँ, मुझे काफ़ी कुछ भूल जाता है। तो और इसीलिए हमने अनेक संगठन बनाए, क्योंकि संघ का कहना है कि हमारा संगठन सर्वस्पर्शी होना चाहिए, यानी समाज के हर वर्ग पर